पिला दे मुझे एक विस्की। आई लाइक विस्की। एक कहानी है त्रिशा की, जो एक मॉडर्न सुंदर लड़की थी जिसको पार्टी करना बहुत पसंद थी। वो शराब को पानी की तरह पी जाती थी। त्रिशा अपनी हॉट अंदाज में क्लब में नाच रही होती है। तभी वहाँ पर खड़े हुए कुछ लड़के उसे बुरी नजर से देख रहे होते हैं। अरे देखो तो कितनी हॉट लड़की है ये, उसकी लुक्स और उसकी डांस। चलो उसके साथ थोड़ा सा छेड़खानी करते हैं। वो तीनों त्रिशा के पास जाते हैं। वो जबरदस्ती उसे अपनी साथ ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। ए क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, लीव मी। बहुत तुझे बार में दारू पीकर डांस करने का मन है ना? आज तुझे हमारा मनोरंजन करना होगा, चल अभी। तभी उसी वक्त एक अच्छे घराने का लड़का प्रत्युष ये सब देख लेता है। वो गुस्से से लाल हो जाता है। वो उस बेशरम लड़कों को दे दनादन मारने लगता है। वो लड़के मार खाकर वहाँ से भागने लगते हैं। इतने में त्रिशा बेहोश हो जाती है। ओह नो, लगता है इस लड़की ने कुछ ज्यादा ही शराब पी है। अरे यार संग्राम, इसे तुम्हारे घर ले जाना होगा। इतनी रात गए इसे कहीं छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। आजकल का जमाना लड़कियों के लिए एसी भी सेफ नहीं है। हाँ प्रत्युष, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तू इसे लेकर आ। प्रत्युष त्रिशा को अपनी हाथों में उठाता है और उसे अपनी साथ संग्राम के घर ले जाता है, जहाँ रात भर आराम करके जब त्रिशा उठती है तो वहाँ पर संग्राम की माँ को देखती है। ओ नो, मैं कहाँ हूँ और आप कौन है? घबराओ नहीं बेटी, तुम सुरक्षित जगह पर हो। संग्राम बेटा, प्रत्युष बेटा, त्रिशा को होश आ गई है। तभी वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद प्रत्युष त्रिशा को सारी बात बताता है। थैंक यू सो मच प्रत्युष एंड संग्राम। अगर कल तुम दोनों नहीं होते तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। मोस्ट वेलकम डियर। बस थोड़ी सी शराब पीने में अपनी कंट्रोल करो, बाकी और कुछ नहीं। एनीवे, तुम ए नींबू पानी पियो, सर हल्का हो जाएगा। त्रिशा नींबू पानी पी लेती है। उस दिन से प्रत्युष और त्रिशा फ्रेंड्स बन जाते हैं। त्रिशा एक फैशन डिजाइनर होती है, पर उसे हमेशा पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है और पार्टी में ढेर सारा शराब पीना भी। प्रत्युष त्रिशा की शराब की आदत छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन त्रिशा नहीं छोड़ पाती। पर प्यार में अंधा प्रत्युष त्रिशा को छोड़ नहीं पाता और वो दोनों शादी करने की फैसला करते हैं। लेकिन जब त्रिशा अपनी शादी की बात अपनी मम्मी पापा को कहती है, तभी अरे क्यों किसी की घर को आग लगाने जा रही है तू? तुझ जैसी शराबी बहू को पाकर तेरे ससुराल वाले आबाद नहीं बर्बाद हो जाएंगे। मम्मी यार, ये आप क्या कह रहे हो? जो मन में आए वो बके जा रहे हो। तो फिर गलत क्या कहा तेरी मम्मी ने? लोग दिन में जितना पानी पीते हैं, तू एक बार में उससे भी ज्यादा शराब पीती है। क्यों किसी की जिंदगी में कलेश करने जा रही है तू? तुझे कोई नहीं स्वीकारेगा। चिल पापा, आप दोनों को जो कुछ बोलना है बोलते रहिए, जो सोचना है सोचते रहिए। मैं प्रत्युष से प्यार करती हूँ, वो मेरी बारे में सब जानता है। आप दोनों को मेरी कसम, आप प्रत्युष की पेरेंट्स को मेरी शराबी होने की बारे में कुछ नहीं बताना। शादी तो मैं प्रत्युष से करके रहूंगी। कुछ ही दिनों में त्रिशा और प्रत्युष की शादी हो जाती है। प्रत्युष का परिवार काफी खानदानी और संस्कारी होता है। बहू, आज तुम्हें हमारे लिए खाना बनाना है, क्योंकि आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। तुम कर लोगी ना? ठीक है मम्मी जी। त्रिशा, अच्छी तरह खाना बनाना, क्योंकि यहाँ सबको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। त्रिशा रसोई में जाती है। अरे यार, मुझे तो गैस चलाना भी नहीं आता। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? त्रिशा जैसे तैसे YouTube से सर्च करके खाना बनाती है और सबको खाना बहुत पसंद आता है। त्रिशा एक अच्छी बहू होने की सारा फर्ज निभाती है।
लेकिन रात में जब मीटिंग से आने के समय शराब पी लेती है और उसी वक्त ससुराल में मेहमान आए हुए होते हैं। तभी त्रिशा शराब पीकर वहाँ पर आ जाती है। हमको पीनी है, हमको पीनी है। हे भगवान, प्रत्युष, तुम्हारी बीबी तो एक शराबी है। छी छी, कितनी गंदी लड़की है ये। उससे तो शराब की बू आ रही है। उसकी माता पिता ने उसको कुछ सिखाया नहीं क्या? ये सब क्या है प्रत्युष बेटा? ये कैसी लड़की से शादी करके लाया है तू? ये तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे शराबी कहने की? मैं तुम लोगों को मार मार के इस घर से भगा दूंगा। मैं तुम लोगों को मिक्सचर में डाल के तुम्हारी चटनी बना दूंगी, समझे तुम लोग? त्रिशा की ये बात सुनकर सब गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन बेचारी त्रिशा को ये पता ही नहीं चलता कि वो क्या बोल रही है। मजा तो तब आएगा जब कल सुबह उसकी नशा उतरेगी। रुक जाइए आप लोग, मेरी बहू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। रुक जाए भाई साहब। और अब यहाँ क्या सुनने की बाकी रह गया है? पापा जी, जाने दो, उनको यहाँ से जाने दो। वो मेहमान वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। त्रिशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर आए मेहमानों से इसी बात करने की? चिल मम्मी जी, मेहमानों की ऐसी की तैसी। अच्छा हुआ वो मेहमान चले गए, वो लोग भूत थे भूत। रीना को उसके ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वो जोर से एक थप्पड़ लगाती है। रीना, मत रोकिए मुझे, ये बेशर्म शराबी लड़की इसी थप्पड़ की लायक है। बेशर्मी की भी हद होती है। प्रत्युष, क्या तुम ये दिन दिखाने के लिए इस लड़की से शादी की थी? सॉरी मम्मी जी, पापा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। घूमूं फिरूं, गाउन हंसूं या रो? चलो नाचते हैं, सब साथ में नाचते हैं। चलो सब नाचो। प्रत्युष, उससे पहले कि मैं इस बेशरम लड़की को मार मार के लाल पिला कर दूं, इसे जल्दी से मेरी सामने से ले जा। त्रिशा, चलो ऊपर। क्षमा करें यमराज जी, मुझे इतनी जल्दी ऊपर मत ले जाओ। मुझे अभी और जीना है, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। प्लीज यमराज जी। प्रत्युष बहुत मुश्किल से त्रिशा को ऊपर की कमरे में ले जाता है। अगले दिन सुबह को त्रिशा जब नीचे आती है, तभी सब उससे गुस्से से देखते हैं। निकल गया तेरी सारा नशा। कल रात पीकर जब आई थी तुम। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। ऐसे नहीं चलेगा त्रिशा, मम्मी के पैर पकड़कर माफी मांगो और बोलो कि तुम और कभी शराब नहीं पियोगी। हाँ मम्मी जी, मैं अब कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। कहने से कुछ नहीं होगा बहू, तुम इसका पालन भी करना होगा। तुम इस घर की बहू हो। अगर तुम इस तरह शराब पी कर आओगी तो दुनिया वाले हंसेंगे हम पर और बोलेंगे कि तुम्हारी बहू शराब पीती है। ये सुनने की भी बहुत खराब लगती है। रीना, अब बहू को माफ कर दो, वो अभी ये गलती नहीं करेगी। ठीक है, उठ जा, मैं तुझे माफ कर दिया, लेकिन ये तेरा पहली और आखिरी गलती होगी। उसके बाद अगर तू शराब को हाथ भी लगाई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। उस दिन मैं तुझे इसी तरह सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी, समझी तू? हाँ मम्मी जी, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगी और एक अच्छी बहू होने की सारी जिम्मेदारी निभाऊंगी। उसके बाद त्रिशा ऑफिस चली जाती है। ओहो नहीं, बुधिया ने तो त्रिशा को कितनी आसानी से माफ कर दिया। अगर ये झगड़ा और कुछ दिन चलता तो कितना मजा आ जाता। त्रिशा 2-3 दिन बहुत अच्छी तरह रही, मानो सर्वगुण संपन्न बहू की तरह। उसकी व्यवहार में आई बदलाव की वजह उसकी ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं। लेकिन 3 दिनों के बाद त्रिशा अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी में जाती है और उसके दोस्त की कहने पर वो फिर से शराब पी लेती है।
उसके बाद वो ऑफिस चली जाती है और प्रेजेंटेशन रूम नाचने लगती है। त्रिशा, ये क्या कर रही हो? फैशन डिजाइन में इतनी कामयाबी पाने की बावजूद भी तुम ये काम कर रही हो। शराब पीकर ऑफिस आ गई। रोज रोज तुम ये काम कर रही हो। तुम्हारी ये बात मैं अब टॉलरेट नहीं करूंगा। क्या कहा सर? टॉयलेट जाना है? जाओ ना सर। यहाँ सबके सामने करोगे क्या? त्रिशा की ये सी बर्ताव से उसका बॉस बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद उसके दोस्त त्रिशा को घर छोड़ देते हैं। त्रिशा जब घर पहुंचती है तब वो अपने घर की सामने पंडित जी को देखती है। ओ नो, मैं तो भूल ही गई थी कि आज घर में मम्मी जी ने हवन रखा है। अब क्या होगा? मम्मी जी तो मुझे खा जाएंगे। अरे त्रिशा, घर के अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? मम्मी जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं हवन के लिए। पंडित जी आ गए हैं, अब चलो। त्रिशा की जेठानी माया उसको हाथ पकड़कर घर की अंदर ले जाती है। तभी त्रिशा को लड़खड़ाता हुआ देखकर सब समझ जाते हैं कि उसने फिर से शराब पी ली है। हे भगवान, आपकी बहू ने तो शराब पी है। ये तो अनर्थ हो गया। अब इस घर में हवन कैसे होगा? आप सब कितने संस्कारी हो, लेकिन आपकी बहू निहायती शराबी है। आज तो हवन नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ। ये वो ढोंगी दुकान। रात की समय क्लब में पार्टी करते हो और दिन में लोगों के घरों में आ करके हवन करते हो। पंडित जी, तुम जा रहे हो? मत जाओ ना, रुक जाओ। पंडित जी वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। अब त्रिशा की बात सुनकर सारे घरवाले गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। त्रिशा, आज तुमने बेशर्मी की सारी हदें पार कर ली है। निकल जाओ तुम इस घर से। जाओ, चले जाओ। लेकिन तुम इसे क्यों कह रहे हो? नशे में तुल त्रिशा प्रत्यूष की बातें समझ नहीं पाती और घबरा जाती है। प्रत्यूष, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। तुम मुझे घर से मत निकालो। इतना सब रायता फैलाकर तुम हम सब से माफी की उम्मीद रखते हो? प्रत्यूष जो कह रहा है ऐसा ही करो। चले जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? निकलो यहाँ से। आज पूरी रात तुम घर की बाहर रहोगी, बारिश में। घरवाले त्रिशा को घर की बाहर निकाल देते हैं और वो सारी रात घर की बाहर बारिश में बैठी रहती है। अगले दिन सुबह में त्रिशा घर के अंदर जाती है, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता। आप लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने जो कांड किया है उसके कारण तुमसे अब कोई बात नहीं करेगा, समझी तुम? त्रिशा को अपनी गलती का बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अगले दिन त्रिशा सुबह में जल्दी उठकर सबके लिए चाय बनाती ही और अपनी सास, ससुर और प्रत्यूष को देने जाती है, पर सब उसको नजरअंदाज करके वहाँ से चले जाते हैं। कोई ना उसके हाथ की चाय पीते हैं, ना उससे बातें करते हैं। त्रिशा ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। ये से ही दिन बीतती रहती है। एक दिन रात को, प्रत्यूष, इतने दिन हो गए, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो रही है। मुझे माफ कर दो और मुझसे बात करो। मैं बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ। लेकिन प्रत्यूष उसकी बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। बेचारी त्रिशा अब दुख के मारे रोने लगती है। 2 दिन के बाद त्रिशा की सास ससुर की शादी की सालगिरह थी। सब लोग बहुत खुश थे। सब त्रिशा की सास ससुर को सालगिरह की शुभकामनाएं दे रहे थे और उसके बाद सब मिलकर केक काटते हैं और सब डांस भी करते हैं। लेकिन त्रिशा को कोई भी साथ नहीं लिया और उसके साथ बात भी नहीं किए। तभी त्रिशा उनके पास जाकर बोलती है, मम्मी जी, पापा जी, शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बात कीजिए।
मैं आप लोगों के बिना रह नहीं सकती। प्लीज मुझसे बात कीजिए। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और नाचते रहते हैं। त्रिशा दुख के मारे वहाँ से चली जाती है और आकर एक कोने में दुख के मारे बैठी हुई होती है। उसी समय उसके ऑफिस का एक दोस्त उसके पास आता है और बोलता है, ट्रिशा, बॉस ने ये लेटर तुम्हें दिया है। लेटर? कौन सा लेटर? बॉस ने मुझे लेटर दिया है, लेकिन इसी लेटर में क्या है? त्रिशा जब वो लेटर पढ़ती है तो पता चलती है कि बॉस ने उसे उसकी बुरी आदत के कारण जॉब से निकाल दिया है। लेटर पढ़कर वो और भी दुखी हो जाती है। प्रतीक, ये टू रेजिग्नेशन लेटर ही। बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। तुम्हें पता है प्रतीक, मैं अब शराब नहीं पी रही हूँ। मैं बदल चुकी हूँ, लेकिन कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा है। पहले मेरी घरवाले और अब बॉस। शांत हो ट्रिशा, अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अभी जाना होगा, मैं कल तुमसे मिलता हूँ। हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इतना बोलकर प्रतीक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद त्रिशा जोर जोर से रोने लगती है। मेरी शराबी होने की वजह से मैंने अपना घर वालों का भरोसा खोया, और लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ, लेकिन मेरा विश्वास कोई नहीं कर रहा है। मैं अभी जी कर क्या करूँ? इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। ऐसे बोलकर त्रिशा भागते भागते वहाँ से चली जाती है और रेलवे पटरी में अपनी जान देने के लिए जाती है। तभी उसको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, ट्रिशा, रुक जाओ। ट्रिशा। आवाज सुनकर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो प्रत्यूष उसके पीछे आ रहा था। पागल हो गई हो तुम? ये क्या कर रही थी? चलो यहाँ से। वो त्रिशा को रेलवे स्टेशन ले जाता है। वहाँ पर त्रिशा देखती है कि उसकी सास ससुर वहाँ पर खड़े थे। त्रिशा, तुम ये क्या करने जा रही थी? हम ये सब तुमको सही रास्ता दिखाने के लिए नाटक कर रहे थे। हम तो तुम्हें कब से माफ कर चुके हैं, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास कराना जरूरी था, इसलिए हम सब तुमसे बात ना करने का नाटक कर रहे थे। मम्मी जी, पापा जी, मैं बदल चुकी हूँ। हमें पता है। अब तू घर चल, और तुम कल ऑफिस भी जा सकती हो। तुम्हारे बॉस मेरा दोस्त है, और वो इस नाटक में हमारा साथ दिया था। चलो अभी सब। त्रिशा अपने सास ससुर और प्रत्यूष के साथ घर लौट आती है और एक अच्छी बीबी और बहू होने की सारी फर्ज निभाती है और खुशी खुशी रहती है। ये कहानी है दो पक्की सहेलियों की, पूजा और रिया, जो एक गांव में रहते थे। रिया देखने में गोरी और समझदार लड़की थी, लेकिन पूजा दिखने में काली और कम अकल वाली लड़की थी। वो दोनों इतनी अच्छी सहेली थे कि वो साथ साथ स्कूल जाते थे, साथ में खेलते थे, साथ में खाना खाते थे। रिया के पापा एक स्कूल टीचर और पूजा के पापा एक किसान थे। एक दिन अचानक रिया के पापा स्कूल से आते हैं और बोलते हैं, रिया बेटा, मेरा ट्रांसफर शहर की एक स्कूल में हो गया है। हमको यहाँ से अगले हफ्ते शहर जाना होगा। क्या? नहीं पापा, मैं पूजा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। पूजा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और जब मैं शहर में दूसरे स्कूल में पढ़ूंगी तो वहाँ पूजा नहीं होगी और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पापा, मैं शहर नहीं जाऊंगी। रिया बेटा, शहर में तुम्हें कितने सारे दोस्त मिलेंगे, तुम उनसे दोस्ती कर लेना, और जब भी तुम्हें पूजा की याद आएगी तब तुम उसके साथ फोन पर बात कर लेना। पर बेटा, हमें शहर जाना होगा। रिया अपनी पापा की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है और वो पूजा से मिलने जाती है। पूजा, मेरे पापा का ट्रांसफर शहर में हो गया है, हमको अब शहर जाना होगा। क्या? रिया, तुम शहर चली जाओगी? मुझे तुम्हारी याद बहुत आएगी। मुझे भी तुम्हारी याद आएगी पूजा। ऐसे बोलकर दोनों रोने लगे। फिर अगले हफ्ते रिया और उसकी मम्मी पापा शहर चले गए। दोनों सहेली एक दूसरे से बिछड़ गए।
15 साल के बाद इधर गांव में सुनिए जी, पूजा अभी बड़ी हो चुकी है। उसकी अभी शादी करने की उम्र हो चुकी है। बचपन में ही हम लोग ने पूजा और गौतम भाई साहब की बेटा राहुल के साथ शादी करने के लिए तय किया था। गौतम भाई साहब ने भी सगुन की कंगन पूजा को दिया था। आप एक बार उनको फोन कीजिए और शादी की बात आगे बढ़ाइए ना। राहुल भी अभी काफी बड़ा हो चुका होगा। शांति, तुम ठीक कह रही हो। मैं आज गौतम को फोन करूंगा। तुम चिंता मत करो। हेलो गौतम, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। प्रकाश, मेरे दोस्त, कैसे हैं तू? इतने दिन के बाद तुझे मेरा याद आया? बोल, क्या बात है? मैं ठीक हूँ दोस्त। दरअसल गौतम, मैं पूजा और राहुल की शादी के बारे में बात करना चाहता था। पूजा और राहुल की शादी करने की उम्र हो चुकी है। हमें दोनों की शादी अब कर देना चाहिए। हे प्रकाश, मैं भी यही सोच रहा था। राहुल अभी शहर में है। उसको एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी मिली है। अगले महीने वो छुट्टी लेकर गांव आ रहा है। तभी हम राहुल और पूजा की शादी करा देंगे। लेकिन गौतम, तुम एक बार शादी के बारे में राहुल को पूछ लेना। तुम चिंता मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। राहुल मेरा बेटा है, वो मुझको बहुत मानता है। वो मेरी बातों को कभी नहीं टालेगा। जब वो यहाँ आएगा, मैं उससे बात कर लूंगा। ठीक है, अब मैं रखता हूँ। शांति, आज मैं बहुत खुश हूँ। गौतम पूजा और राहुल की शादी के लिए मान गया। बहुत जल्दी हमारी पूजा की शादी हो जाएगी। ऐसे भी वो राहुल को बचपन से पसंद जो करती थी। ये सारी बातें पूजा सुनकर बहुत खुश हो जाती है। मेरी अब राहुल के साथ शादी होगी। मेरी बचपन का सपना अब पूरी होने वाली है। आज अगर रिया यहाँ होती तो कितनी खुश होती। उधर शहर में राहुल एक लड़की को प्यार करता है। वो और कोई नहीं, पूजा की सहेली रिया होती है। वो दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करते थे। एक दिन राहुल रिया को रेस्टोरेंट बुलाता है और शादी करने के लिए प्रपोज करता है। रिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ राहुल, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें अपने मम्मी पापा से बात भी करनी होगी ना? हाँ, बात तो करूंगा, पर अभी नहीं। शादी करने के बाद। शादी करके मैं अपनी मम्मी को सरप्राइज दूंगा। पापा थोड़ा सा नाराज होंगे, लेकिन मैं उनको मना लूंगा। कुछ दिनों में राहुल और रिया की शादी हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन राहुल के पापा गौतम उसको फोन करते हैं। राहुल बेटा, घर कब आओगे? इतने दिन हो गया तुम घर नहीं आए हो। पापा, मैं जल्दी ही घर आऊंगा। तू बस आ जा। तेरी मम्मी और मैं तुझसे एक जरूरी बात करने वाले हैं। बोलिए ना पापा। फोन में नहीं, तू घर आ जा, फिर बात करेंगे। ठीक है पापा। राहुल, किसका फोन था? पापा का। वो मुझे घर बुलाए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी तुम्हारे साथ घर जाऊंगी और उनको सरप्राइज दूंगी और उनका आशीर्वाद भी ले लूंगी। नहीं रिया, तुम अभी मेरे साथ घर नहीं जा सकती, क्योंकि मम्मी पापा हमारी शादी के बारे में कुछ नहीं जानते। वो अचानक तुम्हें देखकर नाराज हो सकते हैं। इसीलिए इस बार मैं अकेले घर जाऊंगा और उनको समझाऊंगा। फिर अगली बार मैं तुमको घर ले जाऊंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई डियर। ठीक है, तुम जाओ। राहुल अगले दिन गांव चला जाता है। राहुल को देखकर उसकी मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। राहुल बेटा, तू आ गया। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी। इतने दिनों से सफर करके आया है तू। जा फ्रेश होकर थोड़ा सा आराम कर ले, फिर बात करते हैं। ठीक है मम्मी। राहुल वहाँ से चला जाता है। उस दिन रात को सब साथ में डिनर करते हैं। मम्मी, इतने दिन के बाद आपके हाथ से खाना खाकर मजा आ गया। राहुल, तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना पापा। तभी अचानक राहुल की पापा की तबीयत खराब हो गई और वो उल्टी करने लगे।
और उसके बाद बेहोश हो गए। पापा, क्या हुआ आपको? आंख खोलिए ना पापा। मम्मी, पापा को अस्पताल ले जाना होगा। राहुल जल्द से गौतम को हॉस्पिटल में भर्ती करता है। राहुल, आपके पापा की एक किडनी डैमेज हो गई है। आपको उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा और आपको ये ध्यान रखना होगा कि उनको कोई तनाव ना आए। अब 2-3 दिन में हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे। अगले दिन सुबह में पूजा की माता पिता और पूजा हॉस्पिटल में गौतम को देखने के लिए आते हैं। रीना भाभी, ये अचानक से गौतम को क्या हो गया? हम लोग खबर सुनते ही चले आए। अब कैसा है गौतम? अब थोड़ा सा ठीक है वो। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। कल उनका डिस्चार्ज हो जाएगा। राहुल, ये प्रकाश अंकल और ये शांति आंटी है और ये उनकी बेटी पूजा है। नमस्ते अंकल आंटी। राहुल बेटा, ये पूजा बेटी है। तुम्हारी इस शादी बचपन से हम लोग ने तय कर लिया था। ये मेरा दोस्त प्रकाश की बेटी है। अगर तुम हाँ कहोगे तो हम लोग इसी महीने तुम दोनों की शादी करा देंगे। माना मत करना बेटा, तुमसे हमारी बहुत उम्मीद है। राहुल उसके पापा की बातें सुनकर हैरान हो गया। पापा, बस आप ठीक होकर घर लौट जाओ, फिर शादी के बारे में बात करते हैं। अगले दिन गौतम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आता है। पापा, आज से आप अपना ख्याल अच्छी तरह रखना, ठीक से खाना खाना, रात को जल्दी सो जाना और सुबह की सैर भी करना। ये सब तो ठीक है, पर तुमने शादी के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा। पापा, जल्दी बता दूंगा। ऐसे बोलकर राहुल अपने कमरे में चला जाता है। उसी वक्त रिया का कॉल आता है। हेलो राहुल, तुम कैसे हो? घर जाकर मुझे भूल ही गए। कब वापस आ रहे हो? रिया, मैं ठीक हूँ। पापा का तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक है। मैं जल्दी तुम्हारी पास आ जाऊंगा। अब फोन रख रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय डियर। मैं पापा को क्या बोलूं? पापा मम्मी को रिया के बारे में बोल दूं? अभी पापा की तबीयत थोड़ा सा ठीक हो गया है। कल सुबह मैं रिया और मेरी शादी की बारे में बोल दूंगा। लेकिन अगर ये सुनकर पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो गया तो? अरे यार, मैं क्या करूं? सच बता नहीं सकता और पूजा से शादी करके रिया को धोखा नहीं दे सकता। मैं रिया से बहुत प्यार करता हूं। मैं उसको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या करूं मैं पापा को सब सच बोल देता हूं। हाँ, यही ठीक होगा। अगले दिन सुबह राहुल जब उसकी पापा की कमरे में जाता है, तभी वो देखता है कि गौतम जोर जोर से खांस रहा है। पापा, क्या हुआ? पानी पीजिए। मैं अब ठीक हूँ बेटा। तू क्या सोचा शादी के बारे में? राहुल को तब कुछ नहीं सूझा। एक तरफ उसकी पापा की तबीयत और दूसरी तरफ रिया का प्यार। फिर राहुल ने अपनी पापा की खुशी के लिए पूजा से शादी करने के लिए मान गया। उसकी ये बात सुनकर उसकी मम्मी पापा खुश हो गए और कुछ ही दिनों में राहुल और पूजा की शादी हो जाती है। रीना, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूजा मेरी घर बहू बनकर आ गई। मेरा और प्रकाश का सपना पूरा हो गया। तभी पूजा वहाँ पर आती है। मम्मी जी, पापा जी, चाय लीजिए। चाय तो बहुत अच्छी बनी है। पूजा बेटी, तुम यहाँ पर खुश तो हो ना? हाँ पापा जी, मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें इस घर में कुछ भी परेशानी होगी तो तुम अपनी मम्मी को जरूर बोलना। जी पापा जी। उसके बाद पूजा अपनी पहली रोसे की रस्म में सबके लिए खीर बनाती है और सबको देती है। मम्मी, पापा, मुझे शहर जाना होगा। बहुत दिन हो गए ऑफिस से छुट्टी लिए हुए। मेरी बॉस का कॉल आया था ऑफिस ज्वाइन करने के लिए, इसलिए मुझे कल ही शहर जाना होगा। ठीक है, चला जाना, लेकिन अपने साथ पूजा को भी ले जाना। पापा, मैं अभी पीजी में रह रहा हूँ। जब एक घर ले लूंगा तब पूजा को आकर ले जाऊंगा। और ऐसे भी आपकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अगर पूजा यहाँ रहेगी तो
मम्मी की भी हेल्प हो जाएगा। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारी पापा की ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ हूँ। तुम पूजा को अपनी साथ ले जाओ। नई शादी हुई है तुम दोनों की, इसलिए साथ में रहना जरूरी है। हाँ राहुल, तुम्हारी मम्मी ठीक बोल रही है, तुम पूजा को अपनी साथ ले जाओ। ठीक है पापा, मैं अब क्या करूं? पूजा को शहर में कहाँ रखूं? रिया अगर पूजा के बारे में जान लेगी तो पता नहीं क्या होगा। तभी वहाँ पर पूजा आ जाती है। राहुल जी, क्या हुआ? किस चिंता में खोए हुए हो? आप कुछ टेंशन में लग रहे हो। सब ठीक है ना? नहीं, कुछ नहीं। तुम कल शहर जाने की तैयारी करो, हम कल सुबह ही यहाँ से जाएंगे 7 बजे की ट्रेन से। अगले दिन राहुल और पूजा शहर चले जाते हैं। पूजा, हम शहर में पहुँच गए, तुम यहाँ पर बैठो, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। उसके बाद हम घर जाएंगे, कहीं मत जाना, यहाँ पर मेरा वेट करना। हाँ ठीक है जी। राहुल वहाँ से चला जाता है। वो रिया के पास आता है। रिया राहुल को देखकर खुश हो जाती है। राहुल, तुम आ गए? पहले बोल दिया होता तो मैं स्टेशन आ जाती तुम्हें रिसीव करने। कोई नहीं, मुझे तुमको सरप्राइज देना था डियर, इसलिए तुम्हें बिना बताए आ गया। अच्छा ठीक है, तुमने अपनी मम्मी पापा को मेरी बारे में बताया? नहीं रिया, पापा का तबीयत अचानक से खराब हो गया, मैं डर के मारे उनको कुछ नहीं बताया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं घर जाऊंगा तो तुमको लेके जाऊंगा, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, मुझे तुमको एक खुश खबर देना है। राहुल, मैं माँ बनने वाली हूँ। और तुम पापा? क्या? राहुल रिया को खुशी के मारे गले लगा देता है। मैं आज बहुत खुश हूँ रिया, ये बात तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैं तुम्हें ये सब फोन में बता देती तो तुम्हारे चेहरे पर इतना खुशी कैसे देख पाती? अब तुम्हें अपना ख्याल अच्छी तरह रखना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी घर के काम और मेरी ख्याल रखने के लिए काम वाली रखने वाली हूँ। ठीक है रिया, मुझे अभी फ्रेश होकर ऑफिस जाना होगा, अब रात को मिलते हैं। उधर पूजा राहुल की इंतजार कर रही थी। कितने समय हो गए हैं, राहुल जी अभी तक नहीं आए हैं। सुबह से अभी शाम हो गई है, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, मैं किसको पूछूं उनके बारे में? अब कहाँ जाऊँ मैं? आप कहाँ हो राहुल जी? ऐसे बोलकर वो फुट कर रोने लगी। तभी रिया के अंकल पूजा को देखकर उसके पास आए। तुम पूजा हो ना, रिया की फ्रेंड? हाँ, आप सुमेश अंकल हो ना? हाँ। नमस्ते अंकल। तुम यहाँ कैसे? पूजा उनको सारी बात बताती है। पूजा बेटा, तुम चिंता मत करो, रिया यहाँ रहती है, उसकी भी शादी हो गई है। मैं तुम्हें उसके पास ले जाता हूँ, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी और तुम उसके घर रहकर अपनी पति को ढूंढ लेना। ठीक है अंकल। पूजा सुमेश अंकल के साथ रिया के घर जाती है। रिया पूजा को देखकर खुश हो जाती है और दोनों सहेली एक दूसरे की गले लग जाते हैं। पूजा, तू कैसी है? इतने दिनों के बाद तुझे देख रही हूँ। तू बिल्कुल वैसे हो, बचपन की तरह, भोली सी नादान सी। तू भी तो नहीं बदली, नटखट रिया। अच्छा छोड़ इन बातों को, यहाँ पे बैठ। अंकल आप भी बैठिए ना। नहीं रिया, मैं जा रहा हूँ, फिर कभी आऊंगा, अभी तुम दोनों सहेली बातें करो। ऐसे बोलकर सुमेश वहाँ से चला जाता है। पूजा, तू शहर में कैसे आई? रिया की पूछने पर पूजा उसको सारी बात बताती है। अरे पूजा, तेरा पति पागल है क्या? ऐसे कैसे शहर में तुझे अकेला छोड़कर कहीं चला गया? उसके बारे में तो पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए। नहीं रिया, ऐसे मत बोलो, उनकी कोई मजबूरी होगी या कोई काम आया होगा, इसलिए वो कहीं गए होंगे। ओ मेरी भोली पूजा, तेरी पति का किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं, इसलिए वो तुझे ऐसी अनजान शहर में छोड़कर चला गया। आजकल की लड़कों को तुम नहीं जानती, उनको एक घरवाली और एक बाहर वाली चाहिए होती है। प्लीज रिया,
ऐसे मत बोलो, मेरा मन कह रहा ही कि वो जरूर आएंगे, और अगर नहीं आए तो हमें उन्हें ढूंढना होगा। अच्छा ठीक है, हम दोनों साथ में ढूंढेंगे उन्हें। सुन, मैं तुझे एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर पूजा खुश हो जाती है। ये तो बहुत खुशी की बात है। आज से तेरी ख्याल में रखूंगी, और मैं जैसे बोलूंगी तू ऐसे ही करेगी। ठीक है मेरी माँ। इस तरह पूजा और रिया एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं। तभी राहुल ऑफिस से घर आता है। राहुल, तुम आ गए? राहुल पूजा को देखकर हैरान होता है और पूजा भी। राहुल, ये मेरी सबसे अच्छी सहेली पूजा है। और पूजा, ये मेरे हस्बैंड है। रिया की बातें सुनकर पूजा की पैरों तले जमीन खिसक गए। उसे समझ में नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। ए पूजा, कहाँ खो गई? राहुल, पूजा हमारे घर में कुछ दिनों के लिए रहेगी। एक्चुअली उसके पति उसको स्टेशन में छोड़कर कहीं चले गए हैं। हमें उनको ढूंढना होगा। अच्छा ठीक है रिया। उस दिन रात को पूजा टेरेस में आकर रो रही थी। तभी राहुल वहाँ पर आता है। पूजा, आप ऐसे क्यों किए राहुल जी? आप शादीशुदा होके भी मुझसे शादी क्यों किए? आप मुझे मेरी सबसे अच्छी सहेली की सौतन बना दिए। पूजा, मेरा यकीन करो, मेरा तुम दोनों को धोखा देने का इरादा नहीं था। मैं तुमसे पापा की खुशी के लिए शादी किया है। आपको पापा जी से सब सच बोलना चाहिए था। मैं पापा से सब बोलना चाहती थी, लेकिन उस दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। उसी वक्त अगर मैं उनको रिया के बारे में कुछ बताता तो शायद उनकी जान के लिए खतरा हो सकता था। इसलिए मैं उनको सच बता नहीं पाया और तुमसे शादी कर ली। लेकिन मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इस नजर से कभी नहीं देखा। अगर तुम रिया को सब कुछ बता दोगी तो पता नहीं वो क्या करेगी। प्लीज उसे हम दोनों के बारे में मत बताना। आप चिंता मत कीजिए, मैं रिया को कुछ नहीं बोलूंगी। थैंक यू सो मच पूजा। पूजा रिया की बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ महीनों में रिया एक बेटा को जन्म देती है। सब बहुत खुश होते हैं। पूजा और रिया दोनों बच्चे की बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। पूजा, कल करवा चौथ है। मैं शाम को शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और वहाँ से पार्लर जाऊंगी। तुम भी चलो मेरी साथ। और राहुल, आज तुम चिंटू को संभालना। रिया, कल करवा चौथ में भी करूंगी। क्या तुम उस धोखेबाज के लिए करवा चौथ करोगी जिसने तुम्हें छोड़कर चला गया और अभी तक नहीं आया? रिया, तुम उनके बारे में ऐसा मत बोलो। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी होगी। वो जैसे भी है मेरी पति है। तुम बार बार उनका अपमान मत करो। अच्छा बाबा, नहीं करूँगी। अब चलो चलते हैं। रिया पूजा को पार्लर लेकर उसकी हेयर कट और लेजर ट्रीटमेंट से उसको खूबसूरत बना देती है। उसके बाद पूजा और रिया जब घर आते हैं तभी राहुल पूजा को देखकर हैरान होता है। राहुल, क्या हुआ? तुम भी पूजा को देखकर हैरान हो गए ना मेरी तरह? अब बोलो, पूजा कैसी दिख रही है? हाँ, तुम सच कह रही हो रिया। पूजा अब बहुत सुंदर दिख रही है। फिर शाम को पूजा और रिया करवा चौथ की पूजा साथ में करते हैं। फाइनली करवा चौथ की पूजा खत्म हो गई। बहुत अच्छा लगा। राहुल, चिंटू रो रहा है। उसको सुलाने का वक्त हो गया है। मैं कमरे में जा रही हूँ, तुम आ जाना। रिया की जाने के बाद राहुल पूजा की कमरे में जाता है। राहुल जी, आप यहाँ? पूजा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए ना। पूजा, तुम्हारे पास सारी जिंदगी पड़ी है। तुम किसी और से शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं तुम्हें एक पत्नी की दर्जा कभी नहीं दे सकता। तुम अगर ऐसे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा और तुम्हें वो बहुत प्यार करेगा। मुझे कोई और नहीं चाहिए राहुल जी। मैं आपको बचपन से प्यार किया है। आप ही मेरी पहली और आखिरी प्यार हो। मैं आपकी होते हुए किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप रिया से प्यार करते हैं, पर मुझे उसकी कोई दुख नहीं। आप मेरे सामने हो,
बस इतना ही मेरे लिए काफी है। हाँ, अगर आपको मेरी यहाँ रहने पर कोई एतराज है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं पूजा, ऐसे बोलकर तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। ऐसे भी मैं तुम्हारी साथ बहुत नाइंसाफ किया हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। नहीं राहुल जी, ऐसे मत बोलिए। ऐसे बोलकर पूजा राहुल को गले लगा देती है। तभी रिया ये सब देख लेती है। पूजा, रिया गुस्से में आकर पूजा को एक चांटा मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरी सबसे अच्छी सहेली होकर मेरी पीठ पीछे एक कांड कर रही हो। चली जाओ मेरी घर से अभी और इसे वक्त। रिया, तुम पूजा को गलत सोच रही हो। वाह राहुल, तुम भी इसकी साइड ले रहे हो? तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। नहीं रिया, तुम फिर से गलत सोच रही हो। सच तो ये है कि पूजा भी मेरी पत्नी है। उसके बाद राहुल ने रिया को सारी बात बताई। फिर रिया वहाँ से रोते रोते चली जाती है। राहुल जी, आपको रिया को समझाना होगा। मैं कल सुबह होते ही गांव चली जाऊंगी। ठीक उसी वक्त बंदूक की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर राहुल और पूजा दौड़ के जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि रिया खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है। रिया, तुम ये क्या किया? मेरी गुनाह की सजा तुम अपनी आप पर ले ली। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता रिया। राहुल, मैं ये सब आपकी और पूजा की खुशी के लिए किया है। मैं जानती हूँ मेरी होते हुए तुम पूजा को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दोगे, इसलिए मैं ये सब किया। मेरी जाने के बाद आप पूजा को अपना लेना, उसको पत्नी का दर्जा देना। पूजा, मैं तुमको बोली थी ना, एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारी पति से मिलाऊंगी। आज से राहुल सिर्फ तुम्हारे हैं। मेरी चिंटू का ख्याल रखना पूजा। मैं जा रही हूँ। ऐसे बोलकर रिया सबको छोड़कर चली गई। उसके बाद से राहुल पूजा को पत्नी का दर्जा देता है और खुशी से रहता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।